अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जिससे ना सिर्फ मिडल ईस्ट को अफेक्ट कर रहा है बल्कि दुनिया के हर माशियत, हर घर और डायरेक्टली हर एक इंसान उससे अफेक्ट हो रहा है। ईरान और अमेरिका की कशीदगी और दूसरी तरफ तेल की बढ़ती हुई कीमतें और ओपेक की पॉलिसीज़। तो इस हवाले से हमें देखना है कि क्या हुकूमत कोई सब्सिडी भी दे रही है, कोई ऑप्शंस हुकूमत के पास भी हैं जो आवाम को रिलीफ देने के उसमें देखेंगे। और उस पर हमारे साथ आज बात करेंगे एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी। उनको वेलकम करते हैं शो में से। वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं सर आप? ठीक। असर अच्छा, ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है, दुनिया भर की नज़रें इसके ऊपर हैं। तो सर ये कशीदगी अगर कम हो रही है ईरान और अमेरिका की, तो तेल की कीमतें क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं? और पाकिस्तान में ख़ासकर लोग अब तो बहुत ज़्यादा, दुनिया में बढ़ रही हैं लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अच्छा, कशीदगी हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कशीदगी कम हो रही है, लेकिन कशीदगी अभी मौजूद है और उसी सेंसिटिविटी के साथ मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी जो दलील है वो ये है कि अभी जो तेल फराहमी के रास्ते हैं वो बंद हैं और अबनाए हुर्मुस जो है उस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका ने उस सारे इलाके की नाकाबंदी की हुई है, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को वो पकड़ रहे। बल्कि हैरानकुन बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का आज थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट थी कि हम बहरी कज़ाकों जैसा काम कर रहे हैं। मतलब आप अगर जहाज़ों पे कब्ज़े कर रहे हैं तो वही कज़ाकी हो गई। तो ये अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है तेल की सप्लाई रुकी हुई है और अगर तेल की सप्लाई रुकी हुई है तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये हमें जब तक इस जंग के मामले में कोई हल नहीं निकलता और कोई फार्मूला तय नहीं पाता, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई माहिदा तय नहीं पाता, ख़ास तौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कुछ चीज़ें तय नहीं होती, तो उस वक्त तक ये परेशानी रहेगी। बल्कि अभी तो जो है सो है, ये बढ़ भी सकती है। तेल की कीमतें इससे भी ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, अभी इससे भी ऊपर जाने के इससे भी ऊपर जा सकती हैं अगर सप्लाई में यही सूरत हाल रही। तो ये इस वक्त दुनिया में एक अजीब खेल खेला जा रहा है। ये मैशी खेल है, ये माशत का खेल है। और ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका है, बड़ी ताकतें हैं, वो वसाइल पर कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ कर रही हैं। अभी हम इस खित्ते की सूरत हाल भी देखें तो अब चीज़ें जब अनफोल्ड होती हैं तो अंदाज़ा होता है कि जोहरी मामला भी शायद इतना अहम नहीं है जितना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने का मामला है। दुनिया में चंद एक रास्ते ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से दुनिया की तिजारत होती है और वो ऐसे तंग से रास्ते हैं। लेकिन सर जो अभी तक की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, टीवी पे खबरें आ रही हैं, वहाँ पे बज़ाहिर मेन मसला जोहरी मसला बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जब तक ये इससे ईरान पीछे नहीं हटेगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। देखिए, जोहरी मसले पे ईरान ने हमेशा ये कहा है कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाना चाह रहे। उसके लिए हम अपनी जो एटमी तवानाई है उसको हम ख़ुद अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, बल्कि वहाँ तो फतवा भी दिया जा चुका है कि ये जो एटॉमिक है जोहरी हथियार हैं ये मैस डिस्ट्रक्शन के लिए हैं, तो ये इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। तो इस हद तक जो है अगर वो कह रहे हैं और इसकी गारंटी देने के लिए तैयार हैं तो फिर मामला फंसा हुआ कहाँ है? एक तो ये कि वो अफज़ुदा यूरेनियम जो है उस पर अमेरिका कंट्रोल हासिल करना चाहता है कि वो हमारे हवाले कर दी जाए। तो अब उस पर उन्होंने $बिलियन लगाए हुए हैं अफज़ुदा यूरेनियम पे। वो आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है उसके लिए बहुत वसाइल चाहिए होते हैं। तो वो एक तो वो अमेरिका कंट्रोल में लेना चाहता है। अच्छा, उसका भी कोई फार्मूला निकल सकता है, कोई तीसरा मुल्क, कोई ऐसे इदारे IAEA जैसे इदारे वो इसको मॉनिटर करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। असल ज़्यादा मसला जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से वसाइल आते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं, वहाँ से अब ईरान भी ये चाहता है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ टैक्स दें और अमेरिका भी ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका कंट्रोल हो। तो अभी जैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा था कि बता रहा था कि दुनिया के जैसे अहम रास्ते हैं, सुएज़ कैनाल है जहाँ से
बड़ी तजारत होती है, दुनिया भर के जहाज़ गुजरते हैं, तो वहाँ भी टैक्स वसूली का एक निज़ाम है। इसी तरह पनामा कैनाल है, वहाँ से भी जो है वो ये इसी तरह ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अब ये भी उसी टैक्स की मद में ले जाना चाह रहे हैं। बाबुल मंदब है जो रेड सी पर है, जो स्विच से नीचे आता है और फिर बहरा अरब को रेड सी से मिलाता है, वो रास्ता एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ अफ्रीका है। अच्छा, इसी तरह मलाका चैनल है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को ऊपर के इलाकों से मिलाता है। तो ये सारे वो रास्ते हैं जहाँ पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। और अमेरिका तो जो अभी उनकी पॉलिसियाँ हैं कि उन्होंने कारोबार को हुकूमती पॉलिसी बना दी है कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, किस मुल्क को दबा देना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही जो पॉलिसी। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी, सवाल कीजिएगा। जी जी, राजेश शौकत बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर जिला दिनबर से। जी जी, आपको आपके मेहमान से मेरा सलाम जी। शुक्रिया जी। मैं बात करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है अच्छे मुस्तक़बिल के लिए कुछ तकलीफें देखनी पड़ती हैं, और मैं ये अपने तमाम आवाज़ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मुश्किल जो है ना ये खत्म हो जाती है। जो अच्छे दिन आते हैं तो अभी अमेरिका इक़्तिदार है, उसमें इसी बात के साथ साथ ही कभी महंगाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आ जाए। जी सर। अच्छा, इन्होंने तो खैर अच्छे दिनों की नवीद सुनाई है, तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और बेहतरी के रास्ते भी खुलेंगे। ये जो जंगें होती हैं ना, ये तबाही भी लाती हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एक नई तरतीब लाती हैं। तो मैं ये जब जंग हुई है ईरान और अमेरिका की, पहले दिन से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जंग जो है पूरी दुनिया के लिए नए रास्ते खोलेगी, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई दोस्तियाँ होंगी, नई दुश्मनियाँ होंगी, नए रास्ते खुलेंगे। कुछ तंजीमें कमज़ोर होंगी, कुछ तंजीमें उभर कर सामने आएंगी। तो पाकिस्तान के लिए अभी एक एवेन्यू खुला है, एक रास्ता खुला है आगे बढ़ने का। सर, किसी ज़माने में चाबहार बन रही थी इंडिया के साथ ईरान के ताल्लुकात, अभी ताल्लुकात किस तरफ? अब सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर डिफरेंट हो गई है। और अभी आप ये देखें कि इस सारी जंगी सूरत हाल में अमेरिका किस पोजीशन पे चला गया। अमेरिका के ताल्लुकात नेटो से बिगड़ गए, ठीक है ना जी। वो अब रोज़ाना नेटो के खिलाफ बयान देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जी नेटो पर हमने खरबों खर्च किए और नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। यूरोपीय यूनियन से बिगड़ गए, इटली और स्पेन से वो बराह रास्त जो है टक्कर लेके बैठे हैं, जर्मनी से भी टक्कर लेके बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अब मैं इन पे टैरिफ लगाने। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि यूरोप से जाने वाली, अमेरिका जाने वाली गाड़ियों पर भी वो अब टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने यूरोप से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अच्छा, फिर यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात गड़बड़ हो गए। फिर अक़वाम मुत्तहिदा तौर इदारा जो है वो कमज़ोर हो गया इस जंगी सूरत हाल में। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ों पे, पॉलिसी मेकिंग पे। इसी तरह जो है ओपेक जो एक बड़ी तंजीम है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तय करती है कि तेल की कितनी पैदावार कौन मुल्क निकालेगा और कितनी बेचेगा, ताकि एक तवाज़ुन कायम रखा जाए, कीमतों को भी कंट्रोल रखा जाए। अब ओपेक भी कमज़ोर हुई है, और आगे ओपेक का जो मुस्तकबिल है वो भी बड़ा मखदूश सा नजर आ रहा है। तो यूएई का क्या आप किस तरह से देखते हैं, जो यूएई का भी एक यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया। ओपेक और ओपेक प्लस दो तंजीमें, उन दोनों से बाहर निकलने का फैसला किया है यूएई ने। और यूएई जो है इसको इस तनाजुर में देख रहा है कि ओपेक जो है वो जो अपने मेंबर कंट्रीज है उन पर पाबंदी आयद करती है कि वो इतनी मिकदार में तेल निकालें ताकि कीमतों का कंट्रोल जो है वो रखा जा सके। अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इस सारी सूरत हाल में हमें तो बांध के रख दिया गया है कि हम हमारे शिप जो है वो तेल ले आ भी नहीं सकते, और हमें हमारे पर ये भी कदगन है कि हमने इतना तेल निकालना है, इतना बेचना है। तो उन्हें फाइनेंशियल जो सूरत हाल है, क्राइसिस का भी सामना है यूएई को,
तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो तेल हमारे पास ज़मीन में पड़ा हुआ है तो बेहतर है कि उसे जितना जल्दी निकाल के बेच दिया जाए, अच्छा है। पता नहीं कल क्या सूरत हाल बनती है। तेल की ज़रूरत भी रहती है, दुनिया में नहीं रहती। जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह हम तेज़ी से सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या बाकी एनर्जी के सोर्सेज जो है हम डेवलप कर रहे हैं, तो तेल की पता नहीं ज़रूरत इतनी रहती हुई है या नहीं रहती। तो कल को पड़ा रहे तो क्या फ़ायदा। आज जब क्राइसिस है तो उन्होंने इसलिए ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया ताकि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है उसके हवाले से वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सके और किसी की मोहताज ना हो कि जी आपने ये तेल नहीं निकालना, आपने नहीं बेचना। तो इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि ओपेक से पहले भी कुछ ममालिक निकले थे। अब फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये तंजीम मज़ीद कमज़ोर होगी और तेल पर जो कंट्रोल है वो बतदरीज जो है वो अमेरिका का मजबूत होता नज़र आ रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ा दी है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं अब इस वक्त ना। फिर वेनेजुएला की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी वो उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है और अपनी जो ऑयल की कंपनियाँ हैं उनको वेनेजुएला शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये जो जंग है, इससे पहले ये जंग जो है मईशत की जंग चीन लड़ रहा था और बड़ी खामोशी से लड़ रहा था कि वो मार्केट को कंट्रोल कर रहा था और इतनी प्रोडक्शन और ऐसी पैदावार जो कंपेटिटिव हो मार्केट के मुताबिक कम कीमतों में वो दुनिया भर को फराहम कर रहा था। इसलिए चीन ने दुनिया भर की मार्केटों को खामोशी से कंट्रोल कर लिया था। तो वो खामोशी से कंट्रोल था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एग्रेसिव कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ डंडे से कंट्रोल करना है डंडे से कंट्रोल किए जा रहे हैं, जहाँ धमकियाँ हैं, जहाँ टैरिफ लगाना है तो इस तरह कंट्रोल करते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया पर वसाइल की जो सारी जितने रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल की जंग है और ये उनका अमरीकी फोर्सेस का ईरान में आना, ईरान पर हमला, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की सूरत हाल और फिर वो जो खलीज फारिस के जो अंदर के मुल्क हैं सारे, उनकी तो मईशत हिला के रख दी है ना। कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई की सारी रियासतें हैं, उनकी मईशत जो है वो ऐसे लगता है कि अमेरिका के कंट्रोल में चली गई है। अमेरिका के कंट्रोल में चली गई। अच्छा सर, ये भी बताएं कि एक तरफ ये भी आ रहा है स्टेटमेंट, क्या ये पीछे टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं, तो ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट भी आया कि पाकिस्तान के ज़रिए जो ईरान ने तजावीज़ भेजी थी वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोई जेरेड कुशनर ने उसमें तरमीम करके दोबारा भिजवाई। उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। तो क्या ये सिलसिला मज़ीद कुछ सलूशन की तरफ जाता हुआ, अमन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या मज़ीद इसमें एस्केलेशन अभी दिखाई दे रही है, इस के आगे क्या सूरत हाल बनती जा रही है? अच्छा, इसके ना 2-3 इंडिकेटर्स हैं बड़े डिफरेंट से और वो हमें सिमत का अंदाज़ा करके बता रहे हैं। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इस जंग को जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी थी। जो 60 दिन की मुद्दत है जो आज ख़त्म हो रही है जी, मेरे कल ख़त्म हो गई। हाँ, तकरीबन ऐसे समय आज हमारा और अमेरिका का टाइम हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है वो ख़त्म हो गई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उनकी कैबिनेट की तरफ से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि ये जंग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हम इस जंग को मज़ीद जारी नहीं रखे हुए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ 7-8 अप्रैल से जब ये रुका था मामला, तो उस वक्त से कोई फायर नहीं हुआ कि वहाँ उस वक्त से सीज़ फायर है। तो ये सीज़ फायर जो है उसकी कोई डेट भी नहीं दी गई थी, तो वो एक्सटेंशन होती जा रही है। तो अब जंग नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मस्बत बात है कि जंग नहीं हो रही, लेकिन जंग के बदले में जो कुछ हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि जो आपने रास्ते बंद कर दिए, आपने जहाज़ों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। लेकिन सर दूसरी जानिब वो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी तो दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये कानून किसी पे लागू नहीं होता, अमेरिका में पहले किसी पे नहीं हुआ। तो क्या ये मिला जुला रिस्पांस, कोई डायरेक्ट इसमें सिमत तायन नहीं की जा सकती कि शुरू होगा नहीं होगा? देखें ना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप अगर ये इंटरनेशनल लॉज को एक तरफ रखते हैं और अभी भी बहुत सारे जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं सारी जंग में। ये क्योंकि अभी तो जंग वाला माहौल है, जंग माहौल ख़त्म होगा तो फिर चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो बहुत सारी जंगी कवानीन की, इंटरनेशनल जो वार लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये किसी मुल्क को अख्तियार नहीं है कि वो किसी जगह पर जाके नाकाबंदी कर ले और फिर जहाज़ों पर कब्जे शुरू कर दे। ये भी किसी को अख्तियार नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो एक अजीब फ़ज़ा हो जाएगी दुनिया में। तीसरा ये है कि ईरान की तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाला गया है, जो स्टेट्स हैं बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत, ये स्टेट्स भी जो है वो किसी की मलकियत नहीं है, बल्कि ये गुज़रगाहें हैं और इनको खुला रहना चाहिए।
तो वो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त जो मंज़र है वो काबिल कबूल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है, और पूरी दुनिया की मईशत हिल चुकी है, और ख़ास तौर पे जो तवानाई के ज़राए हैं उन पे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। अब जो आप बात कर रही हैं कि इशारे हैं कि डायलॉग्स जारी हैं, तो बैकडोर डिप्लोमेसी तो मुसलसल जारी है, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी फार्मूले पर इत्तफाक राय हो जाए और दोनों मुल्क जो है वो एक माहिदा कर लें। अच्छा, अब इसमें उनके बराह रास्त भी राब्ते हैं ईरान के और अमेरिका के, और पाकिस्तान के ज़रिए से भी हैं। तो पाकिस्तान की जो मीडिएशन का रोल है उसको आज भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया हो। अगर फेलियर होता तो वो कहते कि दोनों ममालिक ये कहते कि जी ठीक है जी, पाकिस्तान सुलह नहीं करा सका, हम अब खुद ही आपस में बैठ के तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आज भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के रोल को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान ने कमाल सालसी का किरदार अदा किया। और आज भी मेरा ख्याल है कि अगर ये दोनों मुल्क किसी माहदे पर रजामंद होते हैं तो वो माहिदा पाकिस्तान के अंदर ही होगा, तो वो एग्रीमेंट जो साइनिंग होगी वो पाकिस्तान में ही होगा। और क्योंकि पाकिस्तान का रोल अभी भी बाकी है, पाकिस्तान ने सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले नहीं किया कि दो फ्रीकैन को एक टेबल पर बिठा दिया कि जी आपस में बात कर लें। पाकिस्तान ने बहुत सारे ख़ुद भी रास्ते बताए, फार्मूले दिए कि जी अच्छा इस तरह कर लिया जाए तो ये दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, इस तरह कर लिया जाए तो फ़ायदा। तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उसको अमेरिका ने भी तस्लीम किया और कर रहे हैं। आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जी बिल्कुल उनका स्टेटमेंट आया था, और ईरान भी मुसलसल कह रहे हैं, और आज भी ईरानी गवर्नमेंट के जो तर्जमान हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का किरदार अभी उसी तरह मौजूद है, और जो भी सेटलमेंट होगी, जो भी चीज़ें तय होंगी वो पाकिस्तान के ज़रिए से। चलें जी, यहीं से कॉन्वर्सेशन हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद हैं, उनके साथ हम ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर बात करें। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताएं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, पाकिस्तान जैसा दरामदी मुल्क जो है उसके लिए मज़ीद कितना वर्स हो सकती है सिचुएशन माशी तौर पर? अच्छा, एक तो हमें इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो खलीज फारिस के जो ममालिक हैं उनसे क्या क्या हमारे मफादात वाबस्ते हैं उसको देख लेते हैं। ईरान से हम बराह रास्त तेल नहीं ख़रीद रहे थे, लेकिन हम कतर से LNG, आपको पता है कि बड़ा प्रोड्यूसर है, कतर से LNG आती थी, जिसकी वजह से अचानक हमारे पास जो गैस की सप्लाई थी वो बंद हो गई। इसकी वजह ये भी बनी कि हमारे जो पावर स्टेशन थे, बिजली पैदा करने वाले कारखाने थे, उनकी भी बंदिश हो गई, और फिर हमें वो तेल पर मुंतकिल होना पड़ा। तो वो तेल पर जो बिजली की प्रोडक्शन है वो महंगी पड़ती है। तो एक तो ये दबाव आया हमारे पर। दूसरा ये है कि हम UAE और इन ममालिक के साथ अच्छी तिजारत करते हैं, बहुत सारा सामान आता जाता है दोनों ममालिक में, तो वो भी बंदिश हो गई। तेल जो उधर से आता था हमारी तरफ वो भी बंदिश हो गई। फिर एक अहम मामला ये हुआ कि सिर्फ वहाँ से जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही बंदिश नहीं है बल्कि हमारी एक्सपोर्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, बड़ा धचका लगा है। इस सारे मंजरनामे में हमारी जो एग्री प्रोड्यूस थी वो भी इन ममालिक में जाती थी, वो नहीं जा रही, और दीगर जो मसनूआत हैं उनका भी सिलसिला रुक गया है। अच्छा, UAE के और बहरीन, कतर, कुवैत, इन ममालिक से, सऊदी अरब से हमारे एक और रिलेशनशिप हैं कि हमारी जो वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में इन ममालिक में मौजूद हैं, तो उनको भी शदीद स्ट्रेस का सामना है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो स्टेक पर हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई हैं, बहुत सारे कारोबारी लोग जो इन ममालिक में कारोबार कर रहे थे उनके कारोबार जो है शदीद मुतासर हुए हैं। कुछ जो वहाँ पर जायदादें ख़रीदी जा रही थी वो बड़ी शदीद मुतासर हुई हैं, प्रॉपर्टी के रेट कम हुए हैं, जो लोगों ने अपनी जायदादें ख़रीद के रेंट पे दी हुई थी उनके रेंट कम हो गए, बिल्डिंग्स खाली हो गई। तो एक बड़ा शदीद जो माशी दबाव है वो पाकिस्तान पर आया है, और अगर ये टेंशन दोनों ममालिक की, ईरान और अमेरिका की, ये कंटिन्यू करती है तो इससे मज़ीद माशी बुरे असरात मुरतब होंगे। आज भी अगर ये जंग बंद हो जाती है, कोई माहिदा हो जाता है, तो तब भी इन सारे ममालिक को संभलते संभलते कम से कम 1 साल लग जाएगा। 1 साल लग तो पाकिस्तान भी शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है, और इन जो मुल्क हैं इनके साथ हमारी बराह रास्त अच्छी तजारत होती थी वो सारी जो है
इस वक्त बंद हुई हुई है। इसके साथ साथ जो है हमारे जो रेमिटेंसेस की आमद है उस पर भी बड़े सारे क्वेश्चन सवाल हो गए हैं। अब ये तो हो गई कदगन कि बहुत सारी हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, अब हम क्या करेंगे आगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर ये इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ट्रेड बंद है, ऑलरेडी बंद है कि उनके साथ हमने ट्रेड बंद कर रखी है, बॉर्डर बंद किया हुआ है। भारत के साथ हमारी ट्रेड बंद है, तो वो भी पाबंदियों की वजह से हम वहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं हो रही। और फिर जो है ये बंदिश हो गई है इस जंग की वजह से, तो हमारी जो तजारत है उसको शदीद धचका लगा है और इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुरतब होना शुरू होंगे। अगर ये रास्ते ना खुले तो ज़ाहिर है हमारा आम जाता है इन सारे ममालिक में, वो हमारी सब्जियां जाती हैं, बाकी फ्रूट्स जो है वो अफ़गानिस्तान या इन ममालिक में हम ट्रेड करते थे, वो सारी चीज़ों पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ रहा है और ये मज़ीद भी जो है वो बढ़ सकता है। अच्छा, अब एक रास्ता और खुला है। ये तो सारे रास्ते बंद हुए, एक रास्ता खुला है कि हमने ईरान को ज़मीनी रास्ता फराहम किया है और इसके लिए नया SRO भी जारी किया गवर्नमेंट ने कि जो हमारी बंदरगाहें हैं कराची, कासिम पोर्ट और गवादर, वहाँ से हम ज़मीनी रास्ते के ज़रिए सामान किसी तीसरे मुल्क का जो ईरान भेजना चाहता है तो हम उसकी तरसील यहाँ से ट्रांजिट जैसे हमने अफ़गानिस्तान को दिया हुआ था, तो ट्रांजिट हमने ईरान को फराहम किया है, तो वो हम उसके उसी तरह टैक्सेस लेंगे, तो ये एक रास्ता खुला भी है। लेकिन इस पर भी कल प्रेसिडेंट ट्रंप से इस पर सवाल भी हुआ है कि तो हम तो पाबंदियाँ लगा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया, तो उस पर उन्होंने कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जैसे ही कहा कि मुझे सब पता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अमेरिका से इसकी कंसेंट ले ली थी कि वो एक ज़मीनी रास्ता खोलना चाह रहे हैं ईरान के लिए, तो अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आता। तो मेरा अपना उस वक्त भी यही ख्याल था कि ऐसे हालात में जहाँ बहुत मुश्किलात हैं और कोई भी मुल्क जो है वो ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान ये रास्ता खोल रहा है, तो कैसे खोल रहा है। तो जो लोग कहते थे कि हम इस मीडिएशन में क्या हासिल कर रहे हैं, और ये एक जवाब है कि हम मीडिएशन में हमने ऐसे रिलेशनशिप जो है वो कायम किए जिससे हम ये तजारती रास्ता खोलने में। अच्छा, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान की तो चलो एक्सेस जो है फ्यूचर में अगर ये जंग बंद होती है और रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो इन रास्ते खुलने से हम यूरोप तक हमारी रसाई जो है वो बेहतर हो जाएगी। वो ऑलरेडी है ईरान के रास्ते, लेकिन वो बेहतर हो जाएगी और सेंट्रल एशियन स्टेट से भी कनेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगा। वैसे हमने किर्गिस्तान के साथ जो है वो एक ट्रेड रूट जो है नया खोला है, वो भी आपके इल्म में होगा कि किर्गिस्तान से पहला जो ट्रक था सप्लाई लेके वो पाकिस्तान पहुंचा है और सोस तक पहुंचा है और वहाँ पर जो है वो हमारी ड्राई पोर्ट है वहाँ तक पहुंचा है। तो वो हमने अफ़गानिस्तान को बाईपास करते हुए किर्गिस्तान के साथ रास्ता खोला है, तो सेंट्रल एशियन स्टेट से भी रास्ता खुल रहा है और एक नई शिपमेंट जो है वो अब कराची से रवाना हो रही है किर्गिस्तान के लिए इसी रास्ते से। तो हम, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि ये जंग जो है जहाँ बहुत सारे मसाइल ला रही है वहाँ नए रास्ते भी खोल रही है, नए एवेन्यूज़ जो है वो बन रहे हैं और जो ममालिक हैं, जैसे आप एक दरवाज़ा बंद कर दें तो फिर आप मजबूरन कोई दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं, तो ऐसी सूरत हाल है कि बहुत सारे दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कॉन्वर्सेशन को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, अभी हम चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ईरान एंड अमेरिका के इशू के ऊपर, जो दुनिया के ऊपर, माशरत के ऊपर असरात आ रहे हैं इस जंग की वजह से। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं कि इस साल में जंग की वजह से ईरान और अमेरिका की, तो पाकिस्तान के जो ज़राई शोबा है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है, तो खुराक का बहरान या कुछ इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, ज़राई शोबा जो है वो इस हद तक मुतासर हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि एक तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी एक्सपोर्ट में मुश्किलात हुई हैं। मतलब जो हम फल, फ्रूट्स, सब्जियां जो एक्सपोर्ट करते थे उनमें मुश्किलात हुई हैं। जो हमारी ज़राई शोबे की जो बड़ी मुश्किल है जो इस वक्त सरों पर मंडला रही है वो खादों का बहरान हो सकता है, क्योंकि हम दो किस्म की खादें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक यूरिया है जिसको नाइट्रोजन की खाद कहते हैं और दूसरी DAP है, फास्फेट। तो जो DAP है वो हम बेशतर DAP की बड़ी मकदार जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, वो अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती।
और इसके जो बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त जंग की सूरत हाल का शिकार हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो वहीं पैदा होता है। तो एक ख़दशा ये है कि DAP की कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं और उससे जो है वो कुछ उसकी पुरानी कैफियत का सामना हो सकता है। नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन की जो खाद है यूरिया, ये गैस से बनती है। तो गैस की भी जो है वो हमें तरसील में मुश्किलात का सामना है, हमें गैस नहीं मिल रही और हमारी अपनी जो गैस की प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है। तो इस वजह से ये दोनों बहरान जो है DAP और यूरिया का ये डेवलप हो सकता है और इनकी कीमतें जो है वो शदीद बढ़ सकती हैं। तीसरा ये है कि जो एनर्जी है, मतलब हमारे ट्यूबवेल्स जो डीजल से तेल से चलते हैं, तो वो कीमतें बढ़ने से इनपुट जो है काश्तकारों की बहुत बढ़ गई है। और अभी हमने देखा कि ये जो गंदम की कटाई और गहाई का सीज़न था, इसमें डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोगों के लिए थ्रेशिंग करना मुश्किल हो गई और गंदम की गहाई करना मुश्किल हो गया था और बहुत मुश्किलात का सामना। 500 रुपये से ऊपर डीजल बिक रहा था। और इसके साथ साथ जो है ये इस वक्त कपास की बिजाई का मौसम है, गंदम की कटाई और कपास की बिजाई का मौसम है। तो कपास जब आप काश करते हैं तो उस वक्त भी ज़मीन की तैयारी है, उसके लिए भी आपको डीज़ल चाहिए और फिर पानी लगाना है, उसके लिए भी डीज़ल चाहिए। तो ये मुसलसल जो दबाव आ रहा है, ये हमारी इनपुट्स जो है ज़राई इनपुट्स में इजाफा कर रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा कर रहा है। लामहला इसके ज़रात पर असरात होंगे। मिसाल के तौर पर अगर खाद महंगी हो जाती है, जो जहाँ आपने 2 बोरियाँ इस्तेमाल करनी है वहाँ पे 1 बोरी इस्तेमाल करेंगे। जब आप 1 बोरी इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो है आपकी पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। तो एक बुरानी कैफियत तो है और हमारी ज़रात को भी जो है मुस्तकबिल में भी और अभी माजी करीब में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसलिए तो पूरी दुनिया कह रही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस जंग को ख़त्म किया जाए। पहली दफ़ा दुनिया ने महसूस किया है कि हम ये कहते थे ना कि अब वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो आप ये देखें कि अब ऐसा नहीं रहा कि दुनिया के किसी एक खित्ते में, एक कोने में जंग हो रही हो और बाकी दुनिया को पता ना लगे। माजी में ऐसा ही रहा कि जंगें होती रहती थी, जहाँ जंग हो रही होती थी वही मुल्क मुतासर होते थे, बाकी नहीं होते थे। लेकिन अब आप देखें कि जैसे ही ईरान और अमेरिका की वार शुरू हुई है तो अमेरिका ख़ुद शदीद मुतासर हुआ है। अमेरिका के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है, वहाँ एनर्जी का क्राइसिस है। UAE में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आप इसी से अंदाज़ा कर लें। तो दुनिया के हर खित्ते में ये जो जंग के असरात हैं उसे महसूस किया गया है और कहीं कहीं तो बहुत शदीद महसूस किया गया है। तो पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो इस वक्त काफ़ी सारी खदशात का शिकार है। जो आपने फूड सिक्योरिटी का मामला जो है उठाया है, जिसकी बात की है, वो फूड सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। हम तो फिर भी अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, कोई मारे कुटे कुछ काम ठीक कर लेते हैं, कुछ हमारी इतनी पैदावार हो जाती है कि हम अगर बहुत वाफिर नहीं तो अपने लिए खुराक पैदा कर लेते हैं। गंदम में भी इतनी गंदम पैदा कर लेते हैं कि हमारा अपना गुजारा हो जाता है। फिर हमारे पास अल्लाह ताला ने बेताशा फ्रूट और सब्जियां अनायत की हुई हैं, तो वो भी इतनी आ जाती हैं कि हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आइंदा बरसों में फूड सिक्योरिटी जो है वो दुनिया का एक बड़ा इशू बन के उभरेगा। पाकिस्तान में अभी तो खैर हम जैसे कह रहे हैं कि सूरत हाल ठीक है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस शरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो ये जो आबादी के बढ़ने का एक तूफ़ान है, ये हमें खुराक के बहरान में डाल देगा, मुब्तला कर देगा। तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। 50 से 60 लाख अफराद का हम हर साल इजाफा कर रहे हैं। आप देखें कि मुल्तान जैसे शहर की आबादी 20-25 लाख है, तो आप मुल्तान जैसे 2 शहर हम हर साल जो है वो इजाफा कर रहे हैं। बस वो बाहर से हमें खतरा नहीं है, हमें अपने मुल्क के अंदर से खतरा है। तो अगर यही शरह रही तो हमारी 2050 तक आबादी जो है वो डबल हो जाएगी। और अगर इस कैफियत में हम खड़े होंगे तो फिर आप देखें कि रिसोर्सेज तो यही हैं, ज़मीनें भी यही हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी यही है। तो इसके अंदर रहते हुए हम किस तरह कैटर करेंगे अपनी आबादी को, सारी आबादी को सहूलियात देने की। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनमें हमें जिस पे खामोशी इख्तियार नहीं करनी है। अभी तक भी हमने इस इशू पे खामोशी इख्तियार की रखी है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी जिस अंदाज से हमें काम करना चाहिए था हमने नहीं किया। और अगर हम आज भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं करेंगे
तो कल ये एक बुरान की सूरत में हमारे सर पर फिर मुसल्लत इसमें होगा। थोड़ा सा ये भी तो इशू आ जाता है ना कि मजहबी हल्के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस चीज़ में। देखिए प्रॉब्लम तो फिर हर मामले में रहते हैं। आपने वो दस्तयाब जो स्पेस है उसके अंदर रहते हुए चीज़ों को ठीक करना है। मजहबी हल्कों को भी, वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जब उन्हें कायल किया जाए, उनको बताया जाए तो वो भी कायल होंगे। और ये एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसकंसेप्शन के तौर पे भी मौजूद हैं, तो उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगे, आप खामोशी से बैठ रहे हैं, जो हमने अभी तक किया है, जिसकी वजह से तूफ़ानी शरह से हमारी आबादी बढ़ी है। तो अभी भी आप देखें कि अगर हम खत्ते के बाकी ममालिक की तरह हमारी आबादी बढ़ रही होती तो आज हमारी आबादी जो है वो 15 करोड़ होती। ठीक है, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये जो इजाफी आबादी हमने आंखें बंद करके इसमें इजाफा किया है, तो वो दबाव है ना, रिसोर्सेज पे दबाव। इस वक्त सबसे बड़ा दबाव जो है हमारे वसाइल पर, वो यही आबादी की ग्रोथ है, जिसको हमने एड्रेस कर रहे हैं और खामोश हैं। ठीक है सर, यहीं से हम कॉन्वर्सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं, जो बढ़ती हुई तवानाई की कीमतें हैं, क्या दुनिया भर में ये एहतजाज को जन्म दे रहा है? एहतजाज तो हो रहे हैं दुनिया भर में बढ़ती हुई तवानाई की कीमतों पर। और ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जैसे हम अपने हमसाय मुल्क भारत की बात कर लें, तो वहाँ बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद हो गए ईंधन ना होने की वजह से। तेल की कीमतें इतनी हैं कि बहुत सारे मुल्कों में पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं। एक तो कीमतों का इशू, कीमतें तो चलो हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मुल्कों में ईंधन दस्तयाब ही नहीं है। तो जहाँ दस्तयाब नहीं है, आप वहाँ सूरत हाल देखें कि क्या हो गई है, कि लोगों ने अब अपनी बहुत एसेंशियल मूवमेंट के लिए जब ट्रैवल करना है, तो फिर उनके पास अगर ईंधन नहीं है तो किन मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो पाकिस्तान में वो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी दस्तयाब तो है ना, कि आपको हर वक्त जो है वो ये जो पेट्रोल पंपों पर लाइनें कुछ हो जाती हैं, तो ये हमारी वजह से हो जाती हैं कि अगर हमें 5 लीटर चाहिए तो हम जाके टैंक फुल करवा देते हैं। तो इस वजह से एक पैनिक की सिचुएशन पैदा होती है। तो अदरवाइज़ जो है वो हमारे यहाँ तेल दस्तयाब है, गैस दस्तयाब है, महंगी है लेकिन दस्तयाब है। तो बहुत सारे मुल्कों में ये दस्तयाब नहीं है। और अगर ये इसी तरह सूरत हाल बरकरार रहती है और मैनेजमेंट में मुश्किल होती है, तो यकीनन एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। अगर लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, लोग अपने घरों में चूल्हे नहीं जला सकेंगे, तो मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा सर, ये भी बताएं कि दूसरा कहा जाता है कि अगर आपने पीसफुल लाइफ को स्पेंड करना है तो आपके हमसाए बहुत अच्छे होने चाहिए। तो एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। तो जो पाक अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए? दूसरी जानिब बलूचिस्तान भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टेंशन तो रहता है, BLA की कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती रहती हैं। तो ये जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, इसको मज़ीद हम सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? चीज़ें इम्प्रूव कैसे हो सकती हैं? अच्छा, एक तो ज़ाहिर है हम हमसाए बदल नहीं सकते, और जो मुल्कों के हमसाए होते हैं उन्होंने तो वैसे ही रहना है और उनके साथ ही गुजारा करना होता है। इसलिए हम हमेशा, हमने ये कहा भी है और हमारी ख्वाहिश भी है कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हों, बशमूल भारत। हम भारत से ये कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जो बैठ के मामलात हैं उनको तय करें, हमारे जो तनाज़ात हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें, ताकि हम अच्छे हमसाए की तरह जो है वो रहें। लेकिन वहाँ से कोई कभी भी कुछ खैर की खबर नहीं आती। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान एक नेक्सस डेवलप हुआ पिछले अरसे के दौरान, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस नेक्सस को इस्तेमाल किया गया। भारतीय रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, भारत ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और अलग ऐलान की, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, अलग ऐलान की, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की, अलग ऐलान की। मतलब वो डंके की चोट पे कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को तोड़ने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी बनाया और वहाँ से एक जंग का आगाज़ कर दिया पाकिस्तान के साथ, और गोरिल्ला कार्रवाइयाँ और बॉर्डर पर झड़पें और पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो बम धमाके और फायरिंग्स, ये मुसलसल वाक़यात होना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा हमने इस पर कुछ अर्सा बर्दाश्त किया, फिर उन्हें समझाया बुझाया कि जी आप इस मामलात को ठीक करें। फिर हमने इसको फैला दिया, इस कन्वर्सेशन को। फिर इसमें मीडिएटर भी आ गए और मुल्क भी शामिल हो गए, और अफ़गानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो रही हैं उनको रोका जाए। लेकिन वो नहीं रुकी, तो फिर हमें मजबूरन जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ी अफ़गानिस्तान के अंदर।
वो हमने स्ट्राइक्स की हैं और अपने फेंसेस जो है वो मजबूत किए हैं और बॉर्डर जो है वो बंद किया है अफ़गानिस्तान के साथ ताकि ये सिलसिला रुक सके। वो काफ़ी हद तक कमी आ गई है, बहुत हद तक कमी आ गई है, हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी भी वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो चुनते हैं। जैसे कल का वाक़या है कि वो उन्होंने एक जगह पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ क्वाडकॉप्टर के ज़रिए जो है ये छोटा, उसको भी आप ड्रोन ही समझ लें, तो उसके ज़रिए जो है उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की है जिससे खेलने वाले बच्चे जो है वो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ वो बाज नहीं आ रहे, कहीं मस्जिद पर अटैक करवा दिया, कहीं बाज़ार पे जो सॉफ्ट, तो ये जंग नहीं है और दीन भी किसी भी तरह इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए हमने इनको खवारिज का नाम दिया है और एक फितने का नाम दिया है कि जो इस्लाम के नाम पर जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो अभी इसको हम मज़ीद टाइटन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में भी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है और अफ़गानिस्तान की सरहद पर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। हम वो जो पहले थोड़ा सा शेकी माइंड के साथ चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे ना कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ ज़्यादती ना हो, ये कहीं कोलेटरल डैमेज ना हो, कहीं एक जगह पे वो सूखी के साथ गीली ना जल जाए, इस तरह का हम वर्डिंग यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारे खिलाफ एक्शन इस तरह के लिए गए उधर से कि हमें फिर स्टेट जो है वो फॉरवर्ड चीज़ों पे बात करनी पड़ी और स्टेट एक्शन करने पड़े, तो उसके नताइज जो है वो बड़े मस्बत आए हैं और काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। उसकी एक बड़ी दलील ये है कि भारत की तरफ से चीखें सुनाई दे रही हैं कि उसके बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसे ज़ाय होती नज़र आ रही है कि $1 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की जो पहले बांग्लादेश में ज़ाय हुई है, श्रीलंका में ज़ाय हुई है, फिर वहाँ सार्क की कंट्रीज़ में एक अनरेस्ट फैलाए रखा है भारत ने। अभी इसी ये जो ताज़ा ईरान अमेरिका की वार थी इसमें आप भारत का किरदार देखें कि दुनिया जो इस पीस की बात कर रही है वो कह रहे हैं कि जी इसराइल, ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं, हम उसके साथ हैं, हम अखंड भारत के जो है वो ख्वाब देख रहे हैं, तो हम जो है ना ये फला मुल्क तो वैसे ही हमारी झोली में आ गिरेगा, पाकिस्तान को हमने ज़ेर करना। मतलब आप देखें कि दुनिया अमन की बात कर रही थी और वो किस किस्म की बात कर रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो हमें जिन टेंशन्स की आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान की और अफ़गानिस्तान की, ये बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन नहीं है, ये भी भारत की दी हुई टेंशन है और ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वहाँ पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें एक चालाक मकार दुश्मन भारत का सामना है जिससे हम नब्बर्द आज़माएं। बिल्कुल सामना है सर। अच्छा सर, ये भी बताएं जो पंजाब हुकूमत ने कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब का पैकेज दिया है उसके क्या असरात होंगे, काम वगैरह भी होंगे और अभी कच्चे के हालात कैसे हैं? अच्छा, कच्चे का इलाका जो है पहले उसको ज़रा मैं ऐसे क्विकली बता दूं कि कच्चे के इलाके से मुराद क्या है। कच्चे के इलाके से मुराद दरिया का वो इलाका है, दरिया जहाँ जहाँ बहता है उसके साथ दोनों तरफ जो है बंद बनाए जाते हैं शहरों को महफूज रखने के लिए। एक दरिया अंदर दरिया है, उसके फिर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के फासले पर हिफाजती बंद बनाए जाते हैं। तो हिफाजती बंद और दरिया के दरमियान का जो इलाका है उसे हम कच्चे का इलाका कहते हैं। इसे भी बुनियादी तौर पर हम दरियाई इलाका कहते हैं, दरियाई इलाका समझते हैं। ये कच्चे का इलाका या दरिया के अंदर जो जजीरे हैं, बड़े बड़े जजीरे भी हैं कि दोनों तरफ से दरिया बहता है और दरमियान में वो सारा इलाका खाली है, ये सारा कच्चे का इलाका है। और ये जो दरियाई इलाका है इसमें एक तो ज़मीनें निस्बतन सस्ती होती हैं क्योंकि यहाँ सैलाब शलाब आ जाते रहते हैं। दूसरा ये है कि ये फर्टाइल होती हैं और तीसरा ये है कि यहाँ पर क्योंकि दरख्त नहीं होते इतने ज़्यादा ना, ये कच्चे के इलाके में दरख्तों की तादाद इतनी नहीं होती क्योंकि यहाँ सैलाब शलाब आते रहते हैं, तो आप बाग लगा नहीं सकते, दरख्त लगा नहीं सकते। जब आप लगाते हैं सैलाब आया तो वो छोटे पौधों को बहा के ले गया, जो बड़े हो गए वो हो गए। तो उस वहाँ उन इलाकों में विजिबिलिटी ना वो कई किलोमीटर तक की है कि आप अगर एक जगह पे खड़े हैं तो आपको कई किलोमीटर दूर तक अगर कोई मूवमेंट है तो नज़र आ जाएगी। तो ये सेफ हेवन हो गया क्रिमिनल्स के लिए कि वो जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो वो छुप जाते थे, भाग जाते थे, दरिया पार करके दूसरी सिमत चले जाते थे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर बड़ी कार्रवाई की, बहुत वसाइल खर्च किए वहाँ पर जो है। अभी जो इन्होंने जो एक लेटेस्ट काम किया है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और वहाँ पर जो है इन्होंने ड्रोन सर्विलेंस शुरू की है। अच्छा, मतलब वो ये होता था ना कि जी आप नीचे से अगर कोई पुलिस मूव कर रही है तो उनको नजर आ जाता था, भाग जाते थे। अब वो ड्रोन की सर्विलेंस है जिससे उन्होंने सारे इलाके को कवर किया है और देखा है कि जी कहाँ कहाँ क्या कुछ। उसकी वजह से बहुत सारी हम वो जो उनकी पनाहगाहें थी उनको ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। और अभी ये जो 23 अरब रुपए का पैकेज है इसमें कोई 13 अरब रुपए हम वहाँ पर
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने में, मिसाल के तौर पर वहाँ स्कूल अपग्रेड होंगे, सड़कें बनेंगी। अपग्रेड होगा। सर टाइम ख़त्म हो गया है। आपका बहुत बहुत, अमजद बुखारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाजरीन, आपने यकीनन हमारी कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी कि क्या दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अपनी होस्ट अभी हम आपकी होस्ट लेती है यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपका नए मेहमानों से तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम ईरान और अमेरिका के इशू पर बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं और आजकल का जो बहुत ज़्यादा इशू है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं मोटापे के हवाले से कि वेट गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि खाना पीना भी इतना ज़्यादा नहीं होता, उसके बावजूद भी मोटापा आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निगत रज़ा, प्रोफेसर हैं फूड साइंस की। मैडम वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम बात करेंगे, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वज़ीर अहमद, चेयरमैन सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस के चेयरमैन हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। इनके साथ हम बात करेंगे कि मिट्टी कितनी ज़रख़ेज़ है और किस तरह कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे और फ्यूचर में क्या असरात मिट्टी पर पड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी मर चुकी है, कुछ लोग कहते हैं मिट्टी ज़िंदा है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं डॉक्टर निगत से। अच्छा डॉक्टर निगत, ये सबसे पहले बताएं, मोटापा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है लोगों का। लोग कहते हैं कि वेट गेन हो जाता है और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है हम खाते पीते भी कुछ नहीं है, और अक्सर औक़ात सुनने को मिलता है कि हम पानी भी पी लें तो वो भी हमें लग जाता है। तो मोटापा क्या है? मोटापा अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो जिसमें चर्बी की मिकदार जो है उसका बढ़ जाना, इस तरह के जो आपके पट्टे हैं वो कम पड़ जाएं और चर्बी जो है वो आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाए। और अगर मैं साइंसी ज़ुबान में बोलूँ तो आपका BMI जो है वो, जिसको बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, वो आपका 30 से ऊपर चला जाए। ये आपके वज़न और कद को लेकर जो है वो मापा जाता है। इसका एक फार्मूला होता है। तो ये बहुत सारे लोग, क्योंकि मोटापा अब एक प्रॉब्लम नहीं है, मोटापा एक बीमारी है। तो BMI के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जिसमें चर्बी की मिकदार इस कदर बढ़ जाए कि वो आपके अंदरूनी अज़ा जो हैं, जैसे आपका जिगर है, आपका दिल है, आपके गुर्दों के इर्द गिर्द मोटी सी लेयर बना ले। और ये बारीक लेयर या झिल्ली तो होती है जो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इतनी मोटी लेयर के अक्सर आपने सुना होगा कि दिल बढ़ रहा है, जिगर बड़ा हो गया है। तो ये बेसिकली मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो चर्बी की तह का जम जाना होता है। और ये मोटापा जिसमें विज़रल फ़ैट इंक्रीज़ हो जाए, यानी आपके अज़ा के इर्द गिर्द, अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी की तह ज़्यादा, ये बहुत ख़तरनाक है। ये खुद एक बीमारी है और ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मोटापा एक ख़तरनाक बीमारी है। और लेकिन बहुत सादा तरीक़ों से हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कोई बहुत दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। मैडम लाइफस्टाइल चेंज, आजकल लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि एक्सरसाइज का टाइम भी नहीं निकाल पाते, और डाइट भी आजकल की ऐसी है, ख़ासकर जो आजकल के जेंजी हैं वो फ़ास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। वो कहते हैं कि आजकल की तो खुराक ही यही है, और डेफिनेटली मजबूरी भी है। सम टाइम कुछ लोग ऑफिस में होते हैं तो वो अपने कोलीग्स के साथ जाते हैं, फ़ास्ट फूड खा लेते हैं। ईजी भी होता है कि चले, अगर मसरूफ़ है फ़ास्ट फूड पकड़ी और कहीं भी चला गया काम करने के लिए। देखिए यूसरा, अगर हम अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ी सी एफर्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें मोटापे के लिए परेशान भी नहीं होना चाहिए। फिर हमें वी शुड लुक गुड लुकिंग की तरफ फिर ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर खाएं पिएं मौज करें। इसमें लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर कॉन्शियस एफर्ट आप करें, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर चीज़ों को लेके चलें, आप अपना लाइफस्टाइल वैसा बना लें तो आप फास्ट फूड खा सकते हैं लेकिन आपको मोटापा नहीं होगा। आप जो है वो इजी गोइंग हो सकते हैं, आपको मोटापा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। आप एक्सरसाइज के लिए अगर टाइम नहीं निकालते तो फिर ज़िंदगी भी आपके लिए
जो है वो टाइम नहीं निकालती। हाँ, ठीक है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये चेंजेस लानी पड़ेंगी, ये ज़रूरी हैं। ठीक है, एक अच्छी सेहत एक अच्छी ज़िंदगी का राज है। अभी तो ओबेसिटी में हम बात करते हैं हार्ट अटैक की या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं विद एवरी जनरेशन, कि आप देखेंगे कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। अच्छा मैडम, ये भी देखने को मिलता है आजकल, क्योंकि हमारी जो जेनजी है वो इंस्टेंट रिलीफ चाहती है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरफ नहीं जाते। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं कि 10 दिन में वेट कम करें, और लोग उसकी तरफ जाते भी हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस आ चुके हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये वाकई सच है कि 10 दिन में जो वेट कम करने वाला है 10 दिन में हो जाएगा वेट लूज़, और वो नुकसानदेह भी नहीं होगा? नहीं, ये दो सवाल हैं कि हो जाएगा, जी हो जाएगा, 5-6 kg आप 10 दिन में आप कम कर लेंगे। अब नुकसानदेह है या नहीं, इसका जवाब है कि है। अगर आप अपने जिस्म के साथ खेलेंगे ना तो ये आपको रिएक्ट करेगा। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, ठीक है, इसके साथ हम ज़्यादती करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। आप क्रैश डाइट्स पे जाएं, वाई क्यों जाना है क्रैश डाइट पे? अगर आपका वज़न एकदम से बढ़ा नहीं है ना तो एकदम से कम भी नहीं होगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ऐसा बना लें कि फिर वो आपके साथ थ्रू आउट योर लाइफ चले। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने बाद पतले हो गए हैं और आप अब 3 महीने वज़न तो नहीं बढ़ा के फिर आप दोबारा जिम की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने उसको फिर सस्टेन करना है। अच्छा, फिर ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि बहुत सारे लोग वेट लूज़ करते हैं, बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं, बहुत टाइम पुट करते हैं, और फिर उनका मानना होता है कि वेट लूज़ होने के बाद हम खुल के खाएंगे, हम किसी चीज़ को मेंटेन। ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है यहाँ पे आके कि मैनेज नहीं करते? नहीं, मैनेज करें, यस, आप खुल के खाएं, लेकिन आप उसको तरीके से खाएं। ये कितना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर हम बात करें कि किस तरह से खाया जाए खाना, कि वो आपकी ये एक ऐसी साइंस है जो आम आदमी को भी समझनी चाहिए। आपकी बॉडी, आपने सारा दिन कोई काम नहीं किया, आपको जितनी खुराक की ज़रूरत है आप उतनी लें। आप इस तरह की खुराक लें कि आपके खून के अंदर जो है वो शुगर के लेवल को, असल में ओबेसिटी खाना खाने से नहीं होती, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस पैटर्न पे खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, उससे होती है। अगर एक बंदा जो है वो बर्गर भी खा रहा है, वो पिज्ज़ा भी खा रहा है, बट ही या शी वो भी वेट गेन नहीं कर रहा, इट मीन्स कि कोई साइंस, कोई जुगाड़ लड़ाई है उस बंदे ने। ठीक है, वो अच्छा खाना खा रहा है, अपने वक्त पे खा रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार उस लेवल तक ना जाए। मसलन आप जो हैं वो अब घर आए हैं शाम के वक्त और आपके सामने चावलों की एक बड़ी प्लेट आई है, ठीक है, एंड आप टूट पड़े हैं, ठीक है, आपने पानी भी नहीं पिया, आपने उससे पहले कोई फाइबर भी नहीं लिया, आपने कोई सैलेड भी नहीं खाया, हालांकि आपने 3 बजे लंच में ऑफिस में भी अच्छा खाना खाया था, और 7-8 बजे आप फिर खाना खा रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी है, क्रेविंग्स हैं, क्योंकि जो ओबेसिटी हैं या उसके सेल्स हैं एडिपोज टिश्यू के, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं इट सेल्फ जो भूख बहुत लगाते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी भूख को डॉज देना सीखना है। आपने वो चावलों की प्लेट खाई जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं थी, उसने क्या किया कि आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार को बहुत बढ़ा दिया। तो आपके जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे आप शुगर कहते हैं, कि अपने खाने के बाद शुगर चेक करेंगे तो वो 200, 250, 300 चली गई, साथ में आपने एक कोक का ग्लास भी पी लिया, वो 200, 250 उसको नॉर्मल आना है। अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप नॉर्मल हैं इस वक्त फ़िलहाल, तो आपकी बॉडी के अंदर वो 100 से 125 के दरमियान में उस ग्लूकोज ने मेंटेन होना है। तो वो जो 125 ऊपर वाली है या 300 तक चली गई थी, वो यकदम हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करके उसको क्विंच कर लेगी। अब वो इतनी ग्लूकोज कहाँ जाएगी? वो आपके जो है वो डाइजेस्ट हो के आपके खून में से
कम होके आपके जिगर में जाएगी। आपका जिगर उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करेगा। आपने कितना काम बढ़ा दिया मैदे का, अंतड़ियों का, जिगर का, जबकि आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। तो वो सारी की सारी ग्लूकोज को चर्बी में बदल देता है, जो कि फिर आपके जिस्म के अंदर डिपॉजिट होती जाती है। तो कितनी ज़रूरत है, कितना खाना है, ये बहुत हमें अपनी जो है वो चस्का उसको थोड़ा सा जो है अच्छा, वो फूडी लोग जो होते हैं वो मतलब चस्का तो होता है, उसके बाद एक होता है ना कि पेट भी भर गया है, लेकिन उसके बाद सामने चीज आ जाती है फिर भी वो कंट्रोल नहीं करते, पेट भरा हुआ होता है लेकिन बिंज ईटिंग के जो आ गया खा लिया, ये इतना खतरनाक है युसरा, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नीचे आ ही नहीं रहा। वो इंसुलिन जो है, अगर मैं इसकी एग्जांपल अक्सर समझाती हूँ कि ये उस नई बहू की तरह होती है जो भाग भाग के काम करती है। फिर जब 6 महीने गुजर जाते हैं, हर बंदा उसे आवाज दे रहा होता है बात सुनो, तो वो फिर उस वक्त ढीठ हो जाती है। वो कहती है मेरा लेवल, मैं नहीं आऊंगी। बड़ी अच्छी आपने एग्जाम्पल दी है। मेरे ख्याल में अब आसानी हो गई होगी ऑडियंस को भी समझने में कि किस तरह से ये रिएक्ट करती है। अच्छा मैडम, ये भी कहा जाता है कि रोटी छोड़ दो, और जो नानी दादी हैं उनका कहना होता है कि रोटी के बगैर तो कोई खुराक ही नहीं है। लोग रोटी महीनों नहीं खाते और चीज़ें खाते रहते हैं कि रोटी खाने से वेट बढ़ेगा। अच्छा, ये भी एक ना, इसको मैं मिथ कहूँगी, ठीक है, कि रोटी नहीं खानी। आपने रोटी नहीं खानी, आप चावल खा लें, ठीक है, चावल भी खाएं। आपने हर चीज़ खानी है, लेकिन एक मैंने पहले आपको मिसाल दी है, उतनी खाएं जितनी आपको ज़रूरत है, उसका प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटे हैं, जिन्याती तौर पे आप समझ लें, जेनेटिकली आपके ख़ानदान में मोटापा है, आप यकीन करें कि ख़ानदानी मोटापा भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, जो जेनेटिक, यस, ओके, आपके जीन्स में है, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी अम्मा, आपके अब्बा, ये सब मोटे थे। आप में भी वो मोटापा है बचपन से, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर लें उसके अंदर, आप यकीन जाने आप अपने उस जीन्स को, आपके वो जीन्स जो हैं, आप उनको स्विच ऑफ कर देंगे। आपके वो जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं होंगे। अच्छा, ये इस हद तक अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिया है मोटापा, कि हम ये, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ कि मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे लग जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मोटापा आपको आपकी डाइट के थ्रू, कुछ लोगों का जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, लेकिन स्लो मेटाबॉलिज्म वाले भी इसमें एफर्ट पुट करके तो अपना मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है उनको क्या करना चाहिए कि उनका मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाए और चीज़ें भी अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ये देखेंगे कि मोटापा आपका कम हो जाए, स्लो मेटाबॉलिज्म है, 1 महीने में फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ चीज़ें, आप ये अगर बात करते अपने कहवों के बारे में, दालचीनी का कहवा, मैडम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम वो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल सेगमेंट की जानिब, जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्टली आवाम को जो वेजिटेबल के रेट्स होते हैं अफेक्ट कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत भी है। इस पर हमें अपडेट कर रहे हैं सलमान ज़मीर। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया कोई भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरियों को महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदना पड़ रहे हैं। और बात करेंगे हम प्राइस लिस्ट की, तो वो महज एक कागज़ का टुकड़ा साबित हो रही है। आज के सरकारी निरखों के हवाले से बात करेंगे तो सरकारी निरखों में टमाटर 20 रुपये, प्याज 30, आलू 20 और तोरी जो है वो 60 रुपये मुकर्रर की गई है। मगर मार्केट के अंदर टमाटर 40, प्याज 50, आलू 30 और तोरी जो है वो 100 रुपये किलो तक जो फरोख्त हो रही है। मंडी के अंदर इस वक्त जाएँ तो देखें तो मंडी में भिंडी जो है वो 75 रुपये, अरवी 180 रुपये, करेला 70 रुपये और गोभी जो 125 रुपये फरोख्त हो रही है। मगर शहर के अंदर जब हम खरीदने जाते हैं तो भिंडी जो है वो 110, अरवी 240, करेला जो है वो 90 और गोभी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है फरोख्त हो गई है। सरकारी निरखों में अदरक और लहसुन का रेट जो है वो 250 रुपये है। सरकारी निरखनामे में फालसे की बात करेंगे तो 330 रुपये उसका रेट है, जबकि मार्केट के अंदर 750 रुपये फरोख्त हो रहा है। सरकारी निरखों में लोकाट का 240 है, शहतूत 195 है और आड़ू जो है वो 204 रुपये उसका रेट मुख्तस किया गया। मगर मार्केट के अंदर लोकाट जो है वो 380 है, शहतूत 220 है और आड़ू जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया है।
नाजरीन, अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर, तो डॉक्टर वज़ीर अहमद साहब के पास चलते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मिट्टी क्या है, और दूसरा ये कि मिट्टी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़िंदा है, मुर्दा है, और इसकी सेहत से क्या मुराद है, इसके ऊपर बताएं थोड़ा सा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मिट्टी की सेहत से मुराद ये है कि मिट्टी ज़िंदा है और ज़रख़ेज़ है और मुसलसल पैदावार दे रही है। अगर मुसलसल पैदावार नहीं दे रही तो इसका मतलब है उसकी सेहत बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है। अब सवाल ये है कि मिट्टी मुर्दा है या ज़िंदा। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उभरता है। अल्लाह ने मिट्टी के अंदर भी ज़िंदगी रखी है, इसलिए हम इसको ज़िंदा कहेंगे। वो ज़िंदगी जो है वो बैक्टीरिया की शक्ल में, माइक्रोब की शक्ल में, फंजाई की शक्ल में मौजूद होती है। और यही जो माइक्रोब हैं ये एक न्यूट्रिएंट साइकिल जो होते हैं, जो पौधे को खुराक मिल रही होती है, पौधों को ग़िज़ाई ज़रूरियात होती है, उसका जो इकोसिस्टम होता है उसको मेंटेन रखने में अपना रोल अदा करती है। तो मिट्टी ज़िंदा है और हमें उसको ज़िंदा इंसानों की तरह ही डील करना चाहिए। इंसान की सेहत में और मिट्टी की सेहत में फ़र्क ये है कि इंसान अपनी सेहत का खुद ख्याल रखता है, लेकिन मिट्टी की सेहत के लिए इंसान को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मिट्टी एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, इसके बगैर हमारी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए, जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि हम मिट्टी की सेहत को नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करें। अच्छा सर, ये भी बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ये दावे देखने को मिल रहे होते हैं कि 5 मिनट में मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाएं और बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। तो इस तरह के जो दावे किए जा रहे होते हैं उस पर कितनी सच्चाई होती है, और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दावा सच्चा है भी सही कि नहीं? देखें, ये दावा, ये मिट्टी की जो सेहत है, ज़रख़ेज़ी एक लंबा पेचीदा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप उसके अंदर नामियाती मादा, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो माइक्रोब्स वगैरह और जो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, आपने उसको मेंटेन करना है। अब ये जो लोग दावा करते हैं कि जी 5 दिन में, 10 दिन में आप मिट्टी की सेहत बेहतर कर लेंगे या ज़रख़ेज़ी बढ़ा लेंगे, ये सही नहीं होता। आप जब तक उसका ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त नहीं होगा। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पे हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इस पे हम बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। अब रीजनरेटिव में क्या है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, असूल हैं। सबसे पहले कि आप ज़मीन में कम से कम हल चलाएं ताकि जो कुदरती माहौल है वो बेहतर है। दूसरा है कि आप ज़मीन को कभी भी खाली ना रखें। अच्छा। हाँ, ये जब हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो ज़मीन की सेहत होती है वो मुतासर होती है। आप कोई ना कोई क्रॉप ज़रूर लगें, उसको हम कवर क्रॉप कहते हैं, घास लगा दें, कभी ज़मीन खाली ना रखें। अच्छा, खाली। अच्छा, तीसरी चीज़ उसमें क्या है कि क्रॉप की रोटेशन करें। आप ये नहीं कि एक ही क्रॉप लगाते रहें, गंदम के बाद आप कपास लगाएं, आप क्रॉप की रोटेशन तब्दील करें, वहाँ पे ग्रीन मिन्योर क्रॉप लगाएं। और जो 4th स्टेप है वो है आप नामियाती मादा किसी न किसी सूरत में ज़रूर उसमें ऐड करें। सिर्फ कीमियाई खादें जो है ना वो इस्तेमाल, उस पर फोकस ना करें। तो जब ये 4 प्रिंसिपल आप इकट्ठे लेके चलेंगे तो फिर आपकी ज़रख़ेज़ी मेंटेन रहेगी, बेहतर रहेगी। तो ये है कि 5 दिन में, 10 दिन में आप सही कर लेंगे, ये नहीं, आपको ये पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से इस दावे के तो मैं यही कहूँगा कि आप रीजनरेटिव के जो असूल हैं उन पे काम करें। किसान इस पे बहुत ज़्यादा इनको अपना सकता है। हमने देसी खाद बनाने का तरीका भी लोगों को बताया हुआ है। अब किसान के पास जानवर भी होते हैं, गोबर भी होती है, अच्छा फसल की बाकियात भी मौजूद होती हैं। इसी तरह अब हमने टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई हुई है। हमारे पास इंजीनियरिंग की ऐसी टेक्नोलॉजी मशीनें भी बन चुकी हैं जिस पे हमने मुफ्त लोगों को, फार्मर को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आप क्या करें कि वो जो जितना भी आपका वेस्ट है उनको इकट्ठा करके एक ख़ास तरीके से आप उसको गलाएं, सड़ाएंगे, डिकम्पोज करेंगे तो वो देसी खाद बन जाती है। आप दूसरी कीमियाई खादों के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़मीन की पैदावार भी बढ़ेगी, ज़रख़ेज़ी भी बढ़ेगी। और जो दूसरा सबसे बड़ा है जिस पे गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है
वो ये है कि आप फसल की जो बाकियात है, क्रॉप रेजिड्यू है, उनको आग ना लगे। अच्छा। ये जो अब जैसे अब गंदम कटाई हो गई है, अब लोग क्या करते हैं, अगली फसल लगाने के लिए उसको आग लगा देते हैं। नहीं, आप उसको ज़मीन के अंदर मिक्स करें। अच्छा, आप मिक्स करते हैं तो किसान कहते हैं जी अगली फसल जो होती है उसकी पैदावार जो होती है, या जब पौधा उगता है, ग्रो होता है, तो उसकी सेहत कमज़ोर होती है। इसका एक साइंसी तरीका होता है। आप क्रॉप रेजिड्यू जब मिक्स करें या गोबर की खाद मिक्स करें तो उसके साथ नाइट्रोजन एक ख़ास मकदार में डालनी पड़ती है। जब आप वो डालेंगे तो वो नेचुरली तौर पे जो ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स हैं उसको एक फ़ायदेमंद खाद में तब्दील कर देते हैं, जिससे आपकी खादों की भी बचत होती है और ज़मीन के अंदर एक कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो जाती है। जब बारिश होगी या उसमें आप खाद डालेंगे, ज़मीन उसको जज़ब कर लेगी और पौधे को बर वक्त मुहैया करेगी। और सबसे ज़रूरी कि ज़मीन नरम हो जाएगी। अच्छा। नरम जब होगी तो उसकी जो जड़ें निकलेंगी, वो जड़ें आसानी से वहाँ पे ग्रो कर सकेंगी। अच्छा सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शोर है, और दूसरा ये कि क्या ये वाकई केमिकल खाद से फ्री है या बस ये एक ट्रेंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ इसमें वो नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई ऐसा सोर्स न्यूट्रिशन का, खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसमें केमिकल मौजूद हो। तो ऑर्गेनिक में आप क्या करते हैं, जो फसल की बाकियात होती हैं, इसी तरह आपके जो जानवरों का, यानी ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल हो, आप उसको इस्तेमाल करके उससे उसको पैदावार लेते हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद थे पहले ऑर्गेनिक पे ही थे। ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, उसके बाद ये कीमियाई खादों का दौर आया। इससे पहले जो था ऑर्गेनिक ही फार्मिंग होती थी। लेकिन उसका फ़ायदा सबसे क्या है कि जो हम ज़मीन की सेहत की बात कर रहे हैं, ये वो सारे मसले एड्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, अब उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें कीमियाई खादों का भी सहारा लेना पड़ा। कीमियाई खादें ज़मीन को सख्त करती हैं, उसके डेड करती हैं, यानी उसमें नमकियात का लेवल बढ़ा देती हैं। आपकी जो pH है, EC है ज़मीनों की, वो बढ़ जाती है और ज़मीन जो है मुर्दापन की तरफ जाने लग जाती है। अच्छा। तो हमारे किसानों ने क्या किया कि उनको चाहिए था कि ऑर्गेनिक और कीमियाई दोनों को साथ साथ लेके चलते। अब उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक छोड़ दी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या सोर्सेस छोड़ दिए और कीमियाई खादों पे चले गए। तो ऑर्गेनिक इस वक्त आप अगर फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी पैदा होती है, ज़मीन के लिए बेहतर है। लेकिन जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए हम 100% इस पर नहीं जा सकते। हमें फिर बीच का रास्ता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट उसको कहते हैं। अच्छा। कि आप ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करें और केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करें। इसको जदीद टर्म में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने जो ज़मीन है उसको कम से कम नुकसान दे के मैक्सिमम आप पैदावार लें, फ़ायदा उठाने से पैदावार लें। अच्छा सर, ये भी बताएं कि वाकई घर का जो कचरा होता है उससे हम बेहतरीन खाद बना सकते हैं और वो कितनी मौसर होती है? जी, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये किचन गार्डनिंग के लिए तो एक नेमत है। आप घर का कूड़ा करकट जो होता है, आप कचरा होता है गलने सड़ने वाला, जैसे आप किचन में सब्जी की कचरा होता है या हम फ्रूट खाते हैं, अंडे के छिलके, अब जैसे कि आज के तरबूज है, आप इसको अगर गिलास सड़ा एक गड़ा खोद के आप उसमें दबा दें और एक ख़ास तरीके से हमने इसमें लोगों को ट्रेनिंग भी दी है कि आप इसको कैसे गिलास सड़ा सकते हैं। और वो फिर आपने घर के अंदर लॉन में अगर कोई पौधे रखे हों छोटे, वहाँ पे इस्तेमाल करें तो एक तो इको फ्रेंडली है, आपका कचरे का मसला भी हल हो जाता है और उससे आप घर की जो रौनक है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कचरा आप डायरेक्ट दूसरे कचरे के अंदर डालेंगे तो वो गली के अंदर वो फैलेगी, तूफान फैलेगा, इस तरह से। अच्छा सर, ये जो ब्लैक सॉइल और बेस्ट सॉइल सोशल मीडिया पर कहा जाता है, हर जगह यही मिट्टी बेहतर होती है, और दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पे आ रहा होता है कि मिट्टी के ब्लॉक्स मिलते हैं, वो लोग परचेज़ कर रहे होते हैं, फिर उसको पानी में भिगोते हैं, फिर वो काफ़ी फूल भी जाती है मिट्टी, तो वो कहते हैं ये बहुत बेहतर मिट्टी है, इसको हम गमलों
दालों में और इस तरह की चीज़ों में ये मिट्टी ऐड कर सकते हैं। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्या कितना बेहतर है ये? आप ये जो मिट्टी है ये नेचुरल सोर्स है। जैसे मुल्तान की मिट्टी है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, भागपुर की उसको तब्दील नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर इलाके के मौसम के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से वहाँ की मिट्टी बनाई है और वहाँ स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे मुल्तान जो है मैंगो के लिए मशहूर है, तो उसकी मिट्टी मैंगो के लिहाज से। आप सरगोदा चले जाए, सिट्रस के लिए मशहूर है, तो उसकी मिट्टी उस लिहाज से। आप जिस ब्लैक मिट्टी की बात करें वो पीट मॉस होता है, पीट मॉस होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो वो डिकम्पोज, आप कंपोस्ट कह सकते हैं, इस तरह का मटेरियल होता है। जब आप ये होता है स्पेशली आपने ये ग्रोथ मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। आपने इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, घर के अंदर आपने किचन गार्डनिंग करनी है, ये वहाँ के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये स्मॉल स्केल पे अगर आपने फार्मिंग करनी है, कोई फार्मिंग करनी है या आपने कोई पौधे लगाने हैं तो वहाँ इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप फार्मर के लेवल से देखेंगे तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होता। अच्छा, ये बहुत कॉस्टली पड़ती है। अच्छा, तो फार्मर के लिए हमने इसका हल क्या दिया है कि वो अपने फसल की बाकियात, जानवरों के जो गोबर वगैरह है, इसी तरह जो भी गलने सड़ने वाला मटेरियल है उसको नामियाती खाद, देसी खाद में तब्दील कर ले तो वो उसका रोल भी वही होगा। तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये बेसिकली एक ग्रोथ मीडिया है, तो इसको पीट मॉस कहते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? और दूसरा अक्सर औक़ात ये भी सुनने को मिलता है, बहुत सारे किसान दुआ भी कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाए, फसल बेहतर होगी, और फिर उसके बाद वो इस वजह से भी परेशान होते हैं कि नहीं अभी पानी फिर दोबारा लगाना भी पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो मिट्टी के लिए जो बारिश का पानी है वो फ़ायदेमंद होता है? ये दो एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। अच्छा। अगर आपकी ज़मीन सेहतमंद है, भुरभुरी है, उसके मसाम जो हैं खुले हुए हैं और उसमें पानी, आप पानी उसको लगाते हैं और वो पानी तेज़ी से ज़मीन जज़ब कर लेती है, तो उसके लिए तो एक नेमत से कम नहीं। क्योंकि जब नमकियात होते हैं, जब जड़ों में आते हैं तो वो ज़मीन पौधे की ग्रोथ को, बढ़ोतरी को रोक देती है, पैदावार को कम कर देती है। जब बारिश होती है तो वो नमकियात, बारिश में नमकियात नहीं होते। आप ऐसे अल्लाह की तरफ से एक रेक्लेमेशन का मैकेनिज्म है, जब बारिश होगी तो उसके साथ साथ जो है नमकियात नीचे चले जाते हैं। अच्छा, एक और भी है कि जब ये बिजली चमकती है तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये हम कहते हैं ये ऐसे चमकती नहीं है। लाइटनिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जो होती है, इसमें नाइट्रोजन के दरमियान में 3 बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से पौधे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जब बॉन्ड टूटता है तो ये नाइट्रेट में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा। तो वो पौधे को अल्लाह ताला कुदरती तौर पे जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो नाइट्रोजन भी मिल रही होती है और पानी भी हो रही है। जो अच्छी ज़मीनें होती हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, उन पानी को जज़ब कर लेती हैं। तो वो पानी फिर पौधे को ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट भी देते रहते, पानी भी देते रहते। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका नेगेटिव क्या है, अगर आपने ज़मीन की सेहत पे ख़ास तवज्जो नहीं दी तो आपकी ज़मीन क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, नमकियात आ जाते हैं जिसमें सोडियम होती है। सोडियम ऐसे है कि वो उसके मसाम जो होते हैं सॉइल को वो बंद कर देती है। तो पानी जब नीचे नहीं जाएगा तो फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर जब लॉगिंग होगी तो उस वक्त जब बारिश होगी तो उसकी जड़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त वो उसको नुकसान है। और मज़ीद ये है कि बारिश जो है ये फिर टाइम का भी तकाजा होता है कि हो कब रही है। अब खड़ी फसल है, जैसे अब गंदों में अब दाना पक चुका है और फार्मर ने हार्वेस्ट करना है, तो उस मौके पे अगर बारिश होगी, अब खजूर है आपने पिक करना है, उस वक्त बारिश होती है तो वो उस वक्त नुकसानदेह उस वक्त। तो इसके अल्लाह ताला की हर चीज़ के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो कब हो रही है वो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है या हमारे लिए एक सबक है कि हम उससे सीखेंगे। सही। अच्छा सर, दूसरा ये भी आजकल वीडियोस में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि एक गमले के अंदर बहुत सारी सब्जियां उगाई जा रही होती हैं, तो क्या ये वाकई मुमकिन है या बस ये वीडियोस की हद तक ही है? मुमकिन है। अच्छा। आप आए हमारी यूनिवर्सिटी में, आप हमारे वाइस चांसलर ऑफिस विजिट करें। अच्छा। बैक साइड पे हमने
वो बिल्कुल ये सेट किया हुआ है, इसे अच्छा। किचन गार्डनिंग कहते हैं। अच्छा। और हम इसमें पायनियर है। हम आपको ना वो जो आप ब्लैक सॉइल कह रही हाँ। थी, हम उसको छोटे छोटे पैकेट में ना बना के अच्छा। उसमें सीड उगा के देते हैं। आप लें और डायरेक्ट मिट्टी गमले में डालें और ब्लैक सॉइल उसमें डाल के लगा के आप घर में, आपने ये इंडोर प्लांट रखा हुआ है, कितना प्यारा हो कि आप वही यहाँ पे इंडोर प्लांट की जगह एक टमाटर का या मिर्च का पौधा रख लें, बहुत खूबसूरती है। बहुत ही और खूबसूरत ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप लाइव इसको देख सकती हैं, जब जी चाहे आप आएँ, हम आपको दिखाएंगे। ज़रूर ज़रूर हम विज़िट करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताएं क्या केमिकल खादें जो होती हैं ये वाकई हमारी मिट्टी को जहरीला बना देती हैं? दूसरा क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे पैदावार अच्छी आती है तो हम इंस्टेंट चीज़ों की तरफ ज़रा जल्दी भाग पड़ते हैं, तो इससे क्या आप समझते हैं कि ये जहरीला बनाती है? किस तरह होता है? मेरा एक सवाल है कि हमारी बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, हम एंटीबायोटिक खाने से क्यों रोकते हैं डॉक्टर? क्योंकि वो एंटीबायोटिक केमिकल है, वो जाके हमारे उस मुफीद जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको किल कर देते हैं, ठीक है? तो उससे, और दूसरा अगर कोई बंदा मुसलसल मेडिसिन यूज कर रहा है एंटीबायोटिक, तो उसको एसिडिटी या इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। साइड ये इफेक्ट। चीज़ सॉइल के साथ भी होती है। अच्छा। अगर आप जो है मुसलसल केमिकल खाद इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर माइक्रोबियल लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मॉडिफाई। इसके साथ साथ ज़मीन के अंदर नमकियात का जो लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब नमकियात के लेवल बढ़ेगा, EC pH ये एक बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिससे पता चलता है कि ज़मीन की इस वक्त कंडीशन क्या है। अगर EC 4 से ज़्यादा हो जाए और pH 9 से ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन सख्त होती है। वहाँ पे आप जब पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ें नहीं चलेंगी, वो कद नहीं निकालेगी, उसकी पैदावार नहीं आएगी। तो ये कीमियाई खादें उस तरफ लेके जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सिर्फ कीमियाई खादों पे ना जाएं। हमारी ज़मीनों में पहले से ही नामियाती मादा बहुत कम है, तो आप कोशिश करें कि कीमियाई खाद पे अगर आप सिर्फ रहेंगे तो आपको दिन ब दिन जो है ना ज़मीन की सेहत बिगड़ती जाएगी और पैदावार की प्रॉब्लम आएगा, पैदावार अच्छी नहीं आएगी। किसान ये सवाल करता है कि मैंने अच्छा बीज लगाया, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, जैसे मुझे गाइड किया गया, मैंने उस पर हर चीज़ डाली, खाद भी पूरी डाली, लेकिन मेरी पैदावार अच्छी क्यों नहीं आ रही? बीमारी अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा, तो उसकी वजह सिर्फ कीमियाई खादों का मुसलसल इस्तेमाल है, ज़्यादा इस्तेमाल है। दूसरा, कीमियाई खाद फिर हर चीज़ एक बैलेंस भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ फार्मर क्या कहता है, यूरिया सबसे सस्ती खाद है, वो यूरिया ही डालता जाएगा। बैलेंस होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट एक बैलेंस में डालें, तब भी वो फायदा है। क्योंकि हमारे यहाँ इम्बैलेंस यूज़ होता है और मुसलसल केमिकल यूज़ करते हैं, तो ये नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो सर आप क्या समझते हैं, इतने सालों से जो काश्तकार हैं जो फसलें उगा रहे हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है? अभी भी वो इतनी एक्सपर्टीज़ पे नहीं पहुँचे कि उनको पता चले कि कौन सी खाद किस वक्त पर इस्तेमाल करनी, किस वक्त पर नहीं करनी? जी, इसमें तो साफ ज़ाहिर है ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, ठीक है। अब नई वैरायटी लगाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर वो उसको ये पता नहीं है कि खाद वक्त पे नहीं डालेगा तो वो खाद का ज़िया जो है लॉसेस ज़्यादा होंगे और वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फार्मर की बढ़ जाएगी। 40% जो कास्ट होती है वो फर्टिलाइज़र की वजह से होती है किसान की। तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है और भी बहुत से वक्त उसको ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल DAP खाद है, उसको बीज के करीब होना चाहिए। अगर आप छट्टा दे देंगे तो वो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गए, फर्टिगेशन यानी पानी के साथ लगाने में, तो उसकी खास टेक्नोलॉजी। अब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है। लोग जो है टनल में अब वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं ये इस तरह से, तो उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रेनिंग जो है ना, लर्निंग प्रोसेस ये दिन ब दिन साथ साथ चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं तो साथ साथ हमारे काश्तकार को भी अपडेट होना ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताएं, जो मिट्टी होती है इसको हम घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं या इसको ख़ास लैब में ले जाने की ज़रूरत होती है? वहाँ से हमें पता चलता है कि ये मिट्टी ठीक है, ज़रखेज़ है, इसमें हम मज़ीद काश्त कर सकते हैं चीज़ों को। ज़मीन को आप घर पे
टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ निशानियां जिससे पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी जो है ना उसकी सेहत या जरखेज़ी कम हो रही है। मिसाल आप उसमें सही बीज भी लगा रही हैं, खाद भी सही डाल रही हैं, सारी चीज़ें डाल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पे हर दफ़ा पैदावार पहले से कम होती जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी जो है ना मिट्टी सेहत डाउन हो रही है, मिट्टी की सेहत डाउन। और इसमें फिर आपको फौरी तौर पे मिट्टी को टेस्ट कराना चाहिए। फौरी तौर पर मिट्टी को टेस्ट कराना चाहिए। यहीं से हम दोबारा कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हम चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम सॉइल पर बात कर रहे थे, अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी मोटापे के ऊपर भी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो अक्सर औकात कहा जाता है कि रात को खाना मत खाएं, रात को खाना खाने से, अगर आप रात को खाना खाएंगे तो मोटापा आप पर आ जाएगा, तो क्या इसको कैसे समझती हैं कि ये वाकई सच है या जस्ट एक मिथ है? ये बिल्कुल सच है। अच्छा, सच है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि आप ये जो लेट नाइट बिंज ईटिंग करते हैं या रात को खाते हैं, आपने क्यों खाना है रात को? सवाल तो सबसे पहले ये है, ये आपकी जो सेहत की तबाही का बाइस है। कम अज़ कम जो देखा जाए इंसानी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक अगर देखा जाए तो सोने से 3 घंटे पहले आप हर तरह का खाना पीना, ऐसी हर वो चीज़ जो आपको एनर्जी दे रही है, प्रोटीन दे रही है, आपने नहीं खाना। सॉरी, आपने 3 घंटे पहले अपना खाना जो है उसको कंक्लूड कर देना, बस उसके बाद 3 घंटे बाद आप सो जाएं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपका बिल्कुल इशा के बाद सोने का टाइम है, जैसे 9 साढ़े 9 बजे आप इशा पढ़ के सो जाएंगे, तो आप 6 बजे अपना लास्ट मील या डिनर कर लें। ये रातों को खाना उठ के और फिर जो है वो ऑफ कोर्स आप कोई रोटियां तो नहीं पकाते ना, या आप कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं खाते, आप फास्ट फूड खाते हैं जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को बहुत बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मिकदार बढ़ी हुई है, आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, तो इंसुलिन की मिकदार बढ़ी हुई है। इंसुलिन की मिकदार बढ़ी हुई है तो मुसलसल जो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है वो आपके जिस्म को इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट जब आप हो जाते हैं, आपके जिस्म में इंसुलिन मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को क्विंच नहीं कर रही, कम नहीं कर रही। आपके पट्टे जो हैं वहाँ पर इंसुलिन ग्लूकोज को पहुँचा नहीं रही, जिसके नतीजे में अब मैं उन बीमारियों का नाम लूँगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी, जो हमारे माशरे के अंदर इनफर्टिलिटी का जो एलिवेटेड रेट्स हैं, PCODs, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये उसका पहला स्टेप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होना है। फिर PCODs और जो कि फाइनली जो है वो चली जाते हैं टूवर्ड्स इनफर्टिलिटी। ठीक है, बच्चियों में कम उम्री में मोटापा, फिर जो है बच्चों का ना होना, इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है ये रातों को खाना खाना, बेवक्त खाना खाना, हर वक्त जो है मुंह चलाई जाना, कुछ ना कुछ खाते रहना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा मैडम, ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जब जाहिर सी बात है वेट गेन हो जाता है तो डिफरेंट तरह की फास्टिंग की तरफ जाते हैं और काफ़ी टाइम नहीं खाते, उसके बाद 12 घंटे की, कोई 15 घंटे की कर रहा है, तो क्या ये ख़तरनाक भी है? नहीं। और दूसरा मेन चीज़ इसमें जो हमें देखने को मिलती है कि वो 12 घंटे नहीं खाते, 8 घंटे नहीं खाते, बिल्कुल गैप ले लेते हैं, और फिर जो 8 घंटे के बाद होता है उसके बाद वो इतनी सारी कैलोरीज़ ले लेते हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं है। कुछ रिसर्चेस भी BBC ने भी शेयर की, उसमें कहा गया कि इस तरह की फास्टिंग कोई फ़ायदा मंद नहीं है, वेट लूज़ नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो आप बात करनी है, जब आपने 16 घंटे की फास्टिंग भी जाती है मैक्सिमम, 16 घंटे की फास्टिंग, उसमें सिर्फ आप अपने मिनरल्स ले रहे होते हैं, नमक वाला पानी ले लिया, और बाकी 8 घंटे आपकी जो है ईटिंग विंडो है। अब अगर आप उस ईटिंग विंडो में उतनी कैलोरीज ले लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप 16 घंटे अपने मैदे को खाली रखते हैं, जिगर को आराम देते हैं, काफ़ी हद तक रिपेयरिंग हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप वो 8 घंटे उसमें बहुत हाई कैलोरी फूड्स, आप केक्स खा रहे हैं, आप बर्गर्स खा रहे हैं, तो वो तो आपकी 16 घंटे की मेहनत ज़ाया। जो बंदा 16 घंटे फास्ट करता है, 16 घंटे भूखा रहता है, फिर वो कोशिश करता है कि वो उस 8 घंटे में भी कम खाए।
अगर आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो एक वक्त का खाना जो है वो साबित है, ठीक है, और उतना ही ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर, जिसमें हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है, उसमें ऐसा खाना जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, आपका ग्लूकोज़ का लेवल वो ना बढ़ाए, ऐसा खाना हमारे लिए बेस्ट है। जो बहुत वज़न बढ़ गया, अब वो फास्टिंग पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको बोलते हैं, जिसमें आप 12-12 घंटे की विंडो पहले ट्राई करते हैं, अगर आप उसमें फ़िट होते हैं, फिर 14-10 की विंडो, यानी 10 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो होती है, आवर्स आपके फास्टिंग विंडो होती है। उसके बाद आप फिर 16-8 पे आते हैं। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, लेकिन उससे पहले आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मिल लें कि आप लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, इट्स द बेस्ट वे टू रिड्यूस द वेट। बहुत अच्छा है। जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें आप इस तरह से खाएं कि आपका अगेन इंसुलिन पीक ना करे। आप अगर फाइबर पहले खाते हैं, मतलब कोई भी सब्ज़ी खा ली, सैलड खा लिया, एक टमाटर, एक खीरा आपने खा लिया, उसके बाद अगर आप एक छोटी प्लेट चावलों की खाते हैं तो वो चावल डाइजेस्ट होकर आपकी इंसुलिन, आपकी ग्लूकोज़ लेवल, क्योंकि वो जो पहले आपने फाइबर खाया है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक शीट सी बिछा देगा। फिर अब्जॉर्प्शन स्लो होगी, ठीक है। जब अब्जॉर्प्शन स्लो होगी ग्लूकोज़ की, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का स्पाइक कम जाएगा, इंसुलिन जो है वो स्लोली रिलीज़ होगी और आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जाएंगे, जो कि अल्टीमेट क्योर है। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स भी हाई जाते हैं। कॉर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। जब कॉर्टिसोल हाई जाता है तो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाता है। सो ओबेसिटी को अगर आप टाइमली कंट्रोल कर लें थ्रू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर आप बीच में एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, जब आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी में उस वक्त तक अब्जॉर्ब नहीं होते जब तक आप एक ख़ास एक्टिविटी, मतलब वॉक ना कर लें आप आधे घंटे की। तो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होने के लिए एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। आधा घंटा ठीक आप नॉर्मल पेस पे वॉक कर लें और साथ में आप अपनी डाइट का जो है वो इस तरह से फास्टिंग कर लें। तो ठीक है मैडम। डॉक्टर निगहत रज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर वज़ीर अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।